Bismillahirrahmanirrahim. Let us start lecture number I think 9 and part 2 ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट है इस चलें। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 1 काफ़ी 1 घंटे का था, तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये चलो एक किस्म की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की काज क्या है। CO2 ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसका कुछ एनालिसिस है, डेटा है, शेयर किया गया है, जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी स्लो एंड स्टेडी राइज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर। स्लो एंड स्टेडी राइज यानी कंटिन्यूस हो रहा है एक तरीके से इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, काजेज़ क्या हो सकती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस की काज क्या हो सकती है? ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज जो है ना, ये बढ़ रहा है। जो भी इंडस्ट्रीज़ में या कोल है, ये बर्निंग हो रही है, ये ज़रूर हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल एज, आफ्टर द इंडस्ट्रियल एज we can say that greenhouse effect is going to increase. So temperature today is 0.7 degrees higher than those 150 years ago. 150 years ago का डेटा ने 1880 से लेके, तो क्या मतलब है इसका कि 0 पॉइंट, इसको ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेम्परेचर टुडे 0.4 डिग्री हायर देन दोज ऑफ 150 years ago। तो 150 years ago अगर आप देखें तो अगर ये 220 या 2020 है, तो यहाँ पे 1880 है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई प्रीवियस डेटा, फॉर एग्जांपल 3 पिछले प्रीवियस जो है, या आप कह सकते हैं ये 18 है, या आपने 30 साल का डेटा आपने लेके एज आ रेफरेंस ले लिया, इसकी एवरेज ले ली, इस डेटा की आपने टेम्परेचर की एवरेज ले ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरेज ले ली, और उस एवरेज के लिहाज से फिर आपने मेजर किया कि उस एवरेज के जो भी एवरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप एवरेज, ये आपकी एवरेज ले रहे हैं, यही वाली एवरेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, इसी एवरेज को मैं यहाँ पे इसके साथ रिप्रेजेंट करूँ, एवरेज ले ली। उस एवरेज के लिहाज से फिर आप डेटा को मेजर कर रहे हैं कि कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम द मीन, कि डिविएशन फ्रॉम द मीन, एनॉमली कितनी आ रही है टेम्परेचर में। तो आप करें पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, यानी इस तरफ अगर आप में ये आ रहे टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1910 है, 1910 में अगर टेम्परेचर जो है वो, यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी 30 आ रही थी, 20 डिग्री आ रही थी, यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 18 आ रही है, तो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं 18 आ रही है, एवरेज 18 आ रही है, 17 आ रही है, 18 17 अबव आ रही है आपको 22, तो आप यहाँ पे शो करें 22। तो इसमें आपका डेटा ऊपर नीचे इस तरह की आपकी डेविएशन आपकी बनती है। तो अब क्या बता रहे हैं कि अब जो आज का डेटा है वो पॉजिटिव, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है इस साइड, जितनी भी आपकी वेरिएशन आ रही हैं वो नीचे की तरफ डेटा नहीं आ रहा, वो अबव एनॉमलीज जो है वो इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस साइड पे आ रही है। तो यानी इस 20 डिग्री से 0.7 डिग्री आप देखें तो ये एवरेज से ऊपर आ गया, यानी आप रफली कह सकते हैं कि 1 डिग्री भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इस लिहाज से आप कहते हैं टुडेज टेम्परेचर टुडे 0.7 डिग्री हायर देन दोज ऑफ 150 years ago। इसकी एवरेज आपने निकाली, एवरेज टोटल 150 years ago ये टेम्परेचर था, ठीक है। जो भी एवरेज आपने लिया तो उस एवरेज से आपके ऊपर आ रहा है टेम्परेचर, नीचे नहीं जा रहा। इसकी नेक्स्ट जब हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी क्या है। लास्ट टाइम वर्ल्ड टेम्परेचर वाज 1 to 2 डिग्री बिलो करंट एवरेज, ठीक है। बिलो करंट जो एवरेज थी, जो भी एवरेज आपने ली है, ठीक है, वी एक्सपीरियंस्ड आइस एज। इसी तरह से नहीं, सिंपल अगर आपकी एक एवरेज आ रही है, ठीक है, कोई आप करंट एवरेज जो भी आपकी आप जा रही है उससे अगर 1 to 2 डिग्री नीचे आ रहा है, ये बेस लाइन आपने ले ली है, कोई भी आपने एवरेज सेट कर ली है, ठीक है, उस एवरेज से
अगर यहाँ पे अगर 0 डिग्री है आप तो कह रहे हैं कि -1 -2 डिग्री, तो इससे आपने एक्सपीरियंस क्या कहा है आइस एज बिलो द एवरेज, ये आपकी एवरेज है, इससे बिलो ये बिलो आ गया या अबव, ठीक है, बिलो द करंट एवरेज, तो इतना फ़र्क पड़ता है। लोकल टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 5 डिग्री, लोकल जो टेम्परेचर है आपका लोकल एरिया का टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉन्ट अफेक्ट एवरेज टेम्परेचर, वॉन्ट अफेक्ट एवरेज अर्थ टेम्परेचर। पूरी जो अर्थ का भी एक टेम्परेचर है, ठीक है, आपकी अर्थ है, तो डिफरेंट एरिया में सर्दी या गर्मी तो होती है, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन जो सन जो सूरज है, ठीक है, वो यहाँ पे जो रोशनी आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो तो सेम आ रही है ना, रेडियंस, ठीक है, वो एवरेज जो टेम्परेचर वो सेम रहता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पे कम है, ऑन द होल एवरेज जब करते हैं तो वो सेम रहता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। टेम्परेचर 5 डिग्री तक कर सकते हैं। लोकल टेम्परेचर में वेरी 5 डिग्री इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सुबह अगर आपका टेम्परेचर ले रहे हैं 4 बजे से -5 डिग्री आ रहा है, ठीक है, फिर 2 घंटे बाद अगर आपका 0 डिग्री आता है, फिर 5 डिग्री आपका प्लस आता है, फिर आपका 10 डिग्री आता है, फिर आपका 15 डिग्री तक जाता है, ठीक, फिर वापस आपको रात को ये मॉर्निंग है, फिर आपको इवनिंग है, इवनिंग पे फिर आपका जो है टेम्परेचर क्या जाता है, इसी तरह से आप रिवर्स जा रहे हैं, 10 जा रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -5, तो ओवरऑल जो है उसका टोटल एवरेज करेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंस जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स व्हेन द अर्थ ट्रैप्स मोर एंड हीट, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर। ये नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कैसा है। सिंपल पता है कि इसमें क्या करता है कि जो भी अर्थ की रेडिएशन आ रही है, ठीक है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी एब्जॉर्ब को बाद में इंफ्रारेड में आपको इंफ्रारेड रेडिएशन में करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये जो पैसेट है नेचुरल फिनोमेना भी एक CO2 तो नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल पीछे भी हम स्टडी कर चुके हैं कि अब जब जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादातर गैस जो है वो ज़्यादातर जितनी ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो ये रेडिएशन जो है वो कम होती जाएगी। जो भी रेडिएशन है, ठीक है, वापस इस तरह नीचे आ रही है, जो भी रेडिएशन है ये नीचे आ रही है, कुछ निकल जाएगी, कुछ मैक्सिमम। तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट होगा तो ये ट्रैप एनर्जी जब ट्रैप हो जाएगी, एनर्जी ट्रैप्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। नेचर में भी ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, CO2 होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक बैलेंस कुदरत ने रखा हुआ है। उस बैलेंस से जब ज़्यादा हम करेंगे, ज़्यादा होगा तो बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो फिर पूरे के पूरा आपका इकोसिस्टम आपका जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एवरेज अर्थ टेम्परेचर इन इलस्ट्रेटिव लोग के आप देखेंगे फ्राम डेटा लिया हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जब से आपका आया था वहाँ से डेटा एनालिसिस आप किस तरह कर सकते हैं कि किसी भी एक लोकेशन का आप 1 मिनट से लेके 1 घंटे का 1 आवर का टेम्परेचर आप करते रहें, 1 आवर से पूरे 24 आवर्स का जब आपके पास डेटा आ जाएगा, 24 आवर्स का डेटा आता है, तो इसी बेसिक डेटा से, ये तो बेसिक डेटा है, इसी बेसिक डेटा से आप जो है ना मैनिपुलेट करके, अगर आपके 24 होगा तो आपको वीक की भी निकाल सकते हैं, वीक का भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ईयरली भी निकाल सकते हैं। बेसिक क्या होता है कि आपने 1 आवर का डेटा आपने एवरेज ले लिया, फिर आपका 2 घंटे का आप टाइम टू टाइम, तो उस लिहाज से आप एवरेज निकालते हैं, किसी एक स्पॉट का ले लिया आपने, ठीक है। डिफरेंट इसके कैलकुलेशन के या डेटा लेने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। इस केस में आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1885 से लेके 1894 तक जो ईयर्स बनते हैं, 9 ईयर्स का उन्होंने मैंने डेटा रखा है। टेम्परेचर एनामलीज़ किए हैं, कोई भी आप बेस लें या रेफरेंस लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रेफरेंस ले लिया है =0 पे आप रखे, इसको रेफरेंस ले लिया है, बेस लाइन आपने बना ली है, ठीक है, ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर है। इससे ऊपर आप करें कि इस रेफरेंस टेम्परेचर से कौन सी चीज़ बढ़ रही है उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाते हैं,
ठीक, अबव इस पे पॉजिटिव है और इस रेफरेंस टेम्परेचर नीचे आ रहा है यानी कि 9 आ रहा है तो यानी -1 है, तो इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 11 आ रहा है तो ये प्लस आ जाएगा, 9 आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेफरेंस, इसको हम कह सकते हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर या फिर बेस लाइन, कोई भी आप सेट कर सकते हैं बेस लाइन किसी। अब ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर और बेस लाइन किस बुनियाद पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा। ठीक, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेचर एनॉमली। अब यहाँ पे लेके ये कलर शो कर रहा है, ठीक है, कि 0 डिग्री की जो आपका यहाँ पे आप कोई भी आपने रेफरेंस टेम्परेचर लिया था। अब इन एरियाज़ में आप देखें, ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में जो भी रेफरेंस टेम्परेचर आपने लिया था उससे जो वेरिएशन आ रही है नीचे, यानी कि 2 है तो 2 से ज़्यादा से 8 डिग्री तक आपकी आएगा। ठीक है, 8 या 7.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह 2.5 है तो 10 है तो इसमें 12.5 डिग्री तक वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर से। तो इसका डेटा आप प्लॉट करेंगे किसी भी टाइम का, तो जस्ट आप यहाँ पे टाइम ले लेंगे कि यहाँ पे माना इन इलाकों में आ रहा है तो ठीक है, इस टाइम के दौरान ये टाइम लेना है तो आप नीचे यहाँ पे डेटा सारे, यानी कि ये नीचे आ रहा है, अबव नहीं जा रहा इस एरिया में जो भी टाइम है। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर का डेटा जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं वो जो मीन से डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये मीन है, ये एवरेज है, इससे ये पॉजिटिव आ रहा है। ये वाली वैल्यूज़ आप कह रहे हैं कि डेटा इसका नीचे आ रहा है, और इन वैल्यूज़ का डेटा आप कह रहे हैं कि इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस एरा में जो टाइम लिया गया इसके तो बहुत ही कम जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, साइड पे जा रहा है, बहुत ही कम पॉजिटिव साइड पे जा रहा है जो भी आपका एवरेज लिया गया है इस, यानी कि 9 सालों में आप देखें कि ये मैक्सिमम, आप देखें कि आपको पूरी दुनिया में डेटा जो है वो मैक्सिमम जो है वो इस करता है मैक्सिमम। इस तरह की बहुत सी स्लाइड्स हैं। ठीक है, बाकी सब एक फर्स्ट स्लाइड को आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे चलते जा रहे हैं देखेंगे आपकी ये जो रेड एरिया है ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1885 से लेके 1895 तक का डेटा है। नेक्स्ट देखें 1895 से 1904 तक का डेटा आप ले रहे हैं, तो इस केस में भी देखेंगे ज़्यादातर आपको इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें 1901 फर्स्ट वर्ल्ड वार के इरा में देखें कि 19 ये स्टार्ट हुई थी 1905 से 1904। नेक्स्ट 9 ईयर या 10 ईयर्स का डेटा आप देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादातर आप जो है ज़्यादातर मैक्सिमम आपका इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट भी आप जो 1915 से 1925 इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं अब इसके 1925 से 1934। अब आप देखें कि इस केस में आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर इस इलाके यहाँ से शिफ्ट होके इस साइड पे हम जाना शुरू हो गए। इस एरिया में ये रीजन है, ये इस रीजन में ज़्यादातर फॉल करना शुरू हो गया। अब देखें 1994, अब यानी कि जो भी आपकी एवरेज थी, बेस लाइन थी 0 डिग्री, तो ये अगर टाइम लाइन है तो ये टाइम है, अगर ठीक है टाइम, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो है इससे जो डेटा जो है वो -2 यानी +2 और -2 डेटा की वैल्यू जो एनॉमली है वो पॉजिटिव साइड पे आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे आ रही है। ये देखें 1984 से आप गौर करना शुरू करें। 1984 से आप देखेंगे साथ आप ये 1995 204, तो ये ज़्यादा डेटा हमारा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। और ये लास्ट आपके देखें 2005, तो लास्ट 10 ईयर्स हॉटेस्ट ईयर्स आप देखें इन द हिस्ट्री जो मेजरमेंट है, तो लास्ट जो आप देखेंगे 20 ईयर 20 से लेके, ये शायद स्लाइड मेरी नज़र से गुजरा था, अगर कोशिश हुई तो आपको स्लाइड में डाल दूंगा कौन कौन से हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री रहे हैं। हॉटेस्ट
हॉटेस्ट ईयर, ये लास्ट जो 20 ईयर्स के अंदर ही है, 206 है, 5 है, इस 11 है, तो ये हॉटेस्ट ईयर्स। अब देखें कि उसमें अब काफ़ी जो है ना वो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इमिशंस। ग्रीन हाउस इमिशन ज़रा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। अगर देखा जाए तो एट अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमें क्यों ज़रूरत है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादातर उसी कंजप्शन है। तो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसके बाद ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें एक है ब्रेन टीजर, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ऑब्वियसली यू नो दैट। ठीक है, ये मरकरी क्या है, और ये वीनस 800 या 427 डिग्री सेंटीग्रेड और 462 डिग्री सेंटीग्रेड। थिक एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गैस ऑन वीनस के ऊपर है, एंड एनी हीट स्केप टर्म रन, इसको कहते हैं रन अवे गैस आउट इफेक्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे आप खड़े हो जाएं तो आपको जो है ना, इफ़ यू स्टैंड ऑन वीनस एंड लुक अपॉन, you won't see sun by orange, you won't see sun but orange clouds। ठीक है, fate of earth emission not control, अल्लाह ना करे कि हमारी भी ये हालत हो जाए। ठीक है, इस तरह से तो हमने एनर्जी रिलीज CO2 इमिशंस, एनर्जी रिलेटेड CO2 इमिशंस जो हैं वो 25% राइज बाई 25% इन द नॉन OECD, इसके नीचे एब्रीवेशन दी है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज़, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कंट्रीज़। जो नॉन OECD है, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, देखेंगे वो जो है बाकी इसका फ्लैट है तकरीबन जो है ना वो बिलियन मैट्रिक टन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इमिशन। दोज कंट्रीज़ जो OECD की वो सो है, दोज नॉन OECD जो है वो उनकी इमिशन राइज हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग जोग्राफ है, इसको अगर आप गौर से देखें। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स, 4 इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स जो नियरली आइडेंटिकल इस दुनिया में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले रहा है, डेटा ले रहा है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। ठीक है, सबका रिकॉर्ड आइडेंटिकल शो है। इससे ये जाएगा था कि कोई एक बंदा रिकॉर्ड ले तो आप कह सकते हैं कि इसने अपने से मैनिपुलेट किया है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि डिफरेंट नासा का है, ठीक है, मेट एफिस का है, नेशनल क्लाइमेट डेटा सेंटर का रिकॉर्ड है, और जैपनीज़ डिफरेंट जो है सेंटर्स है 1 2 3 4 तीनों का अगर आप देखें तो मोर और लेस आप जो है वो आपस में वेरिएशन तो हैं, लेकिन यह है कि वो ट्रेंड जो है वो सेम शो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या टेम्परेचर एनॉमली क्या है। ठीक है, एनॉमली क्या है कि ये आप जो भी आपने ये रेफरेंस लिया है 0, ठीक है, ये बेस लाइन ली है, ये 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि आपका 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो भी आपका रेफरेंस या बेस लाइन है, रेफरेंस या बेस लाइन, ये किसी भी डेटा या रेफरेंस या बेस लाइन यानी क्या होता है कि आपको प्रीवियस 30 ईयर्स का कोई डेटा है, फ़र्ज़ करें, या 10 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का डेटे को एज आ एवरेज लेके उससे आप कंपेयर, उससे फिर आप फर्दर आगे नेक्स्ट ईयर कंपेयर करते हैं। जिस तरह 19 इस केस में 8 9 एक केस यहाँ पे इसमें 19 में है 1980 से लेके 1910 तक के डेटे को एक रेफरेंस लेके फर्दर उस प्रीवियस डेटा के बेस के ऊपर फ्यूचर डेटा को आप प्लाट करते हो, तो उसको आप कहते हो कि एनॉमलीज कितनी है प्रीवियस डेटा के बेस के, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा आप बेस लाइन सेट करते हैं, रेफरेंस लेते हैं और नेक्स्ट उससे कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ से देख लेंगे 1880 से लेके 18 से लेके यहाँ तक 1940 तक। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन से देखिए 0.2 यहाँ पे तेरे 0.2 0.6, ये क्या है, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है ये। ठीक, टोटल तो उसकी वेरिएशंस क्या आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, जितनी भी है रेफरेंस से नीचे आ रही हैं। देन
यहाँ से लेके यहाँ तक 1940 आप समझ, रफली 40 से लेके 1980 तक ये दोनों साइडों पे प्लाट हो रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप यहाँ पे ये देखें, सबसे इंटरेस्टिंग 1980 के बाद आपका जितना भी डेटा आपका है, ठीक है, एनॉमलीज़ हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही हैं, ठीक है, ज़ीरो से पॉजिटिव, यानी कोई भी डेटा यहाँ इस साइड पे नहीं आ रहा, सारा का सारा आपका इस तरह आप जा रहा है, ऊपर राइज़ कर रहा है। सो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको कहते हैं अलार्मिंग ट्रेंड। ऑब्वियसली भी इसका इसी वजह से फिर आपको ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ये सारा कुछ कहानी है इन डेटा के बेस के ऊपर। आप कह सकते हैं कि 1980 में आप देखें यहाँ से ये कोई भी डेटा जो डेविएशन है वो नेगेटिव साइड पे नहीं आ रही बल्कि पॉजिटिव साइड पे जा रही है, और ये डेटा भी क्या 4 डिफरेंट इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड से लिया गया है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे, नेक्स्ट में भी सेम ट्रेडिशन शो हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर एनॉमलीज, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये 1980 से आप देखें तो 1980 से ये एक और डेटा है, उसमें भी आपको सेम ट्रेंड शो हो रहा है। एफर्ट टू स्टॉप एंड स्लो ग्लोबल वार्मिंग, क्या एफर्ट टू स्टॉप एंड स्लो ग्लोबल वार्मिंग सीम टू बी बेयर फ्रूट्स इन शॉर्ट टर्म बट द ट्रेंड कीप्स ऑन राइजिंग। ट्रेंड जो है वो क्या है, कीप्स ऑन राइजिंग आफ्टर 1980, losing battle unless concrete steps are taken and everyone chips in। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड शो हो रहा है अपवर्ड, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफ़ेक्ट है, ये आप सब लोग जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा न्याय कोई इस तरह का वो नहीं है कि आप हवा में बात करें, ये प्रीवियस जितने भी एक साल से 1880 से लेके जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी बेसिस पे आप करें कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये रिसर्च आर्टिकल है, ये मैंने स्लाइड जो इसमें इंसर्ट किया है, इजाफी स्लाइड है, इसमें ये ट्रेंड शो कर रहे हैं रिलेटिव टू, ये रिलेटिव यानी कि उसी से रिलेट या रेफर टू 1980 टू 2010 मीन, ठीक है, और बेस लाइन जो आपकी बेस लाइन है, ठीक है, दोनों का आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे 2020 जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे आप इसका रेफरेंस से देखें कि यहाँ पे कितना जो है वो बेस लाइन से कितनी डेविएशन कर रहा है, वो है 0.7 या 8 कह सकते हैं। अगर 8 है तो यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 है तो ये 0. अब लोग कहते हैं कि 0.8 तक पहुँच गए हैं हम, ठीक है, 0.8 तक आपकी इसकी डेविएशन 0.8 तक है, ये ट्रेंड है। अब देखेंगे इसी को आप देखेंगे इसमें पूरे रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने प्रिडिक्शन की है फ्यूचर की, जिसमें 2040 या 60 की सेम अगर यही ट्रेंड इस पर अगर कंट्रोल ना करें, यही ट्रेंड अगर जारी रहा, ठीक है, तो आप देखेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क कितना कब पड़ेगा, 2050 तक से जो इसमें आपका 2 डिग्री राइज कर जाएगा। इसी तरह से आप करते जाएं, यही ट्रेंड अगर जारी रहा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ जाएगा तकरीबन 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अवे फ्रॉम द मीन। बेस लाइन से कितना फ़र्क पड़ेगा वो आप देखें, जो आपने रेफरेंस लिया वही बेस लाइन लिया है, उससे इतना फ़र्क पड़ेगा। बेस लाइन से भी आप कर सकते हैं कि क्या, ठीक है, 0 से यानी ये कार्ड इट इज़ ये यानी कि एक रिसर्च आर्टिकल है, वो लोगों की स्टडीज़ होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं इसकी, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ लिंक है, डाउनलोड किया है, और ये article rapidly declining remarkability of temperature anomalies may obscure public perception of climate change। तो क्या थी वजह, इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके से स्टार्ट हुआ था, इसके आगे टाइम लाइन्स भी हैं कब था, और उसकी फैक्ट्रीज कोल और इस पर गैस चलती थी। द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड, ये एक बुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं बुक के ऊपर टाइटल के ऊपर कवर में भी ना आपको ये क्लाइमेट के और ये नज़र आ रहा है धुआं वगैरह, और इस तरह से है कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन हो गई है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और लोगों के बिहेवियर या वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल
रेवोल्यूशन की जस्ट है कि स्टार्ट कब से हुआ था, 1720 से 12 में, विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन को जो रिफाइन किया गया था प्रैक्टिकल है वो स्टीम 1769 में। तो आप समझते हैं कि ये यहाँ से 1769 से जो स्टीम इंजन है, तो यहाँ से जेम्स वाट, यहाँ से आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। डिफरेंट आपको बुक में या रेफरेंसेस में डिफरेंट डेट्स आपको मिलती हैं, लेकिन रफली आप कह सकते हैं कि 1800 या, ठीक है, यहाँ से ये इनमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन थे स्टीम इंजन्स। ठीक है, फिर मेन जो आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुआ था, पावर लूम, ठीक है, कॉटन कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी डिफरेंट स्टेजेस थी। स्टेजेस क्या हैं? अब द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1784 से लेके 1850 तक आया। ठीक है, इसके बेस के ऊपर पीछे क्या था, बैक के ऊपर की इन्वेंशन थी स्टीम इंजन डिफरेंट। ठीक है, और हर चीज़ नई इन्वेंशन के बाद स्टार्ट होता है। फिर 1850 के बाद आपका 56 है जो भी है, ये 50 से लेके ये जो भी टाइप बनता है 1870। ठीक है, वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी। उसके बाद आपका सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर थर्ड आपकी स्टार्ट हुई 1969 से ऑटोमेशन प्रोडक्शन से, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर की वजह से। और फाइनली जिसमें हम इरा में हम रह रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 2000 फोर्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स एंड ये अब आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें हम जैसे एक्स्ट्रा डेटा था, ये सिंपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसी की एक फर्दर डायग्राम, इसको देख लें आप। लेक्स पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट किया था, ये bring world's countries together in fight against climate change, long term goals to keep increase in global average temperature। ठीक है, to keep increase in global average temperature to well below 2 degree centigrade above the pre-industrial लेवल। अभी भी आपको जो पीछे में इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक लेके जाना, ये गोल है। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल कि हम जो है वो टेम्परेचर्स को प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके जाएं? वो आपको ट्रेंड भी बताया था, अगर नहीं करेंगे तो ट्रेंड किधर शो कर रहा है, वो कीप ऑन राइजिंग, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। टू परसू एफर्ट्स लिमिट इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द रिस्क एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ज़रा जब बढ़ेगा तो इस पर हर टर्म 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर आपका बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, साइंटिस्ट कहते हैं। ईच कंट्री मस्ट डिटरमाइन, हर कंट्री के लिए इन्होंने एक लाइन दी है जो इसके सिग्नेटरीज़ हैं। ठीक है, चाइना या अमेरिका, मुझे नहीं पता, अमेरिका में निकल गया इससे, अमेरिका जो है वो पुल आउट कर गया, पुल आउट। यूएसए जो है वो पुल आउट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। वजह क्या है आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि हमें हम अपने खुद अपनी गाइडलाइन या अपने गोल्स हम खुद बनाएंगे, क्योंकि जो इसके मुताबिक यह है कि आपने इतनी इंडस्ट्रियल, क्योंकि हम यूएसए कहता है कि अगर हम इनके मुताबिक आप चाहें तो हमारी जो है ना वो 3.5% ग्रोथ रुक जाएगी, डाउन हो जाएगी अगर हम जो गोल। प्लान एंड रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन दैट इट अंडरटेक्स टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएसए, चाइना, यूएसए, इनकी सबसे ज़्यादा, चाइना और यूएसए की। पाकिस्तान की तो बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इफेक्ट सारे हो रहे हैं। तो इसमें कितने पार्टीज, 174 स्टेट्स एंड ईयू साइंड इट द डे इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर्स। यूनाइटेड स्टेट और चाइना ने कहा था कि हम जो है ना 2016 में इसमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब वो यूएसए ने इसे पुल आउट कर दिया, चाइना ने मेरा ज्वाइन कर दिया इसको। इसमें लिखा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर्ड ऑफिशियल नोटिस टू यूएन ऑन 4 अगस्त 2017 इंडिकेटिंग द इंटेंशन ऑफ यूएस टू विड्रा फ्रॉम द एग्रीमेंट एज सून एज लीगली, वो विड्रा कर गए। नॉलेज इज हैविंग द राइट आंसर। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर, दिस वाज द लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2। इंशाल्लाह हम जो है ना वो कुछ अरसे बाद हम
ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी तक सो फार हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कुछ अगर आपको याद है तो लेक्चर नंबर 1 से लेके अब हम लेक्चर नंबर 9 तक एंड हो गए। तो इसमें हमने ClO1 एंड ClO2 जो है वो कवर्ड हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में कि अब हमने किस तरह से हमने केस बिल्डअप किया है। कि सबसे पहले हमने देखा था कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशंस थी, ठीक है, रिलेटेड टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स जिसमें आप कह सकते हैं जूल्स क्या होता है, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, हीट एनर्जी की यूनिट क्या है, उनके रिलेटेड टर्म्स थे इकोनॉमिक लिहाज से, ठीक। तो उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, इसको हमने डिस्कस किया कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद फिर हम आगे इनका इम्पैक्ट्स है, सप्लाई चैलेंजेस एंड इश्यूज़, चैलेंजेस एंड इश्यूज़ के अंदर हमने इसका सप्लाई एंड डिमांड देखा और साथ साथ हमने इन्वायरमेंट के साथ देखा है। इन्वायरमेंट में फिर हमने केस बिल्डअप किया कि इन्वायरमेंट में हमें सब हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग के क्या कि अब जब तक रिन्यूएबल वाली साइड पे नहीं जाएंगे, फॉसिल फ्यूल क्या है इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर CO2 इमिशन, देयरफॉर वी शुड अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जीज़, ठीक है। अब सारा चले इन्वायरमेंट के से हमने ये डेवलप किया। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल है सेकेंडरी। तो इलेक्ट्रिकल के लिहाज से हम कुछ अब देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में कि लेक्चर के 10 में कि इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल, ठीक है, कि रिन्यूएबल में फॉर एग्जांपल जो है वो पैनल्स हैं, वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, दोबारा रिव्यू हो जाएंगी। आपके पैनल्स हैं, जस्ट आपको हिंट देने के लिए, आपके जो पैनल्स होते हैं सेल हैं, डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल है, फिर सेल के बाद आपका पैनल आ जाता है, ये सेल है, एक सेल है, फिर पैनल्स आते हैं। इनकी कनेक्टिविटी सीरीज़ या पैरेलल में होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर किस तरह की होंगी, ठीक है, कनेक्टिविटीज़ किस तरह की, कनेक्टिविटी किस तरह होगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या आप देखेंगे वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, करंट मेजरमेंट, वोल्टेजेस की बेस है, कैपेसिटेंस, ये सब आप पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस। लेकिन एक बार क्विक जो है ना इसको हम करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद इंडक्टेंस, और विद रिस्पेक्ट टू सब के सब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर के हिसाब से ये इसमें क्या चीज़ें, या क्विक इसका हम, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरलैपिंग है तो हम क्विक इसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्विक रिव्यू ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपकी भी जो रिफ्रेश हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ऑलरेडी ये आप डिस्कस कर चुके, कुछ ओवरलैपिंग एरिया सामने लैपिंग है, इसलिए हम करेंगे, इसलिए हम इसको क्विक रिव्यू करेंगे जस्ट फॉर 1 लेक्चर में, कि ताकि आपको रिफ़्रेश हो जाए विद रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है BJTs है, FATs है, वो ज़्यादातर वो कौन से यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल लिहाज से देखेंगे, प्रैक्टिकली ज़्यादातर आप यहाँ पे BJTs बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, FAT यूज़ होगी या क्या है, तो सारा कुछ आप ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ा होगा। जस्ट एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है, रिलेज़ होंगे तो रिलेज़ का क्या फंक्शन, इन्वर्टर्स में किस तरह से, तो इसके प्रैक्टिकल लिहाज से हम थोड़ा इसको देख लेंगे। सो इंशाल्लाह